नमस्कार साथियों। कृषक जगत किसान सत्र में आप सभी का स्वागत है। मैं सचिन बोंद्रिया आज कृषक जगत किसान सत्र में जो हम विषय लेकर आए हैं, पोषण प्रबंधन द्वारा कपास एवं दलहनी फसलों की उपज कैसे बढ़ाएं। साथियों, आप देखते हैं खरीफ की फसल बहुत अच्छी बोनी हो गई है, सब जगह पानी अच्छा गिर गया है, लगभग सभी जगह अच्छा गिर गया, अधिकांश जगह पर। अब जरूरत है हमें पौधों को पोषण प्रबंधन के लिए की। तो पोषण प्रबंधन उतना ही जरूरी है, इसमें कई मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं और कई माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। अगर इन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का भी हम उपयोग करते हैं सही मात्रा में, उचित मात्रा में, तो हमारे उत्पादन उत्पादन की गुणवत्ता भी अच्छी होती है और उत्पादन भी अधिक मिलता है हमें। तो इसी के विषय में आज हमारे साथ में गौरव शर्मा जी जुड़े हैं बंबई से। आप यूपीएल कंपनी से हैं और पोर्टफोलियो लीड बायो सॉल्यूशंस देखते हैं आप, और यूपीएल एसएफ लिमिटेड से हैं। गौरव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद सचिन जी, नमस्कार। और प्रशांत वाणी जी जो बिजनेस हेड हैं, स्टेट बिजनेस हेड हैं यूपीएल के मध्य प्रदेश के, वो शीघ्र ही हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। तो गौरव जी, जैसा कि मैं अभी बात कर रहा था, चर्चा कर रहा था पोषण प्रबंधन की, तो आज हमारे किसान भाइयों को आप बताएं अपने पावर पॉइंट के माध्यम से, प्रेजेंटेशन के माध्यम से, कि ये क्यों इतना जरूरी है और इसमें किन बातों का ध्यान रखना होता है। और साथियों, इसके बाद हम आपके प्रश्न लेंगे, जिसमें आप इस सब्जेक्ट से जुड़े हुए कोई भी सवाल आप कर सकते हैं। गौरव शर्मा जी और प्रशांत वाणी जी उसका जवाब देंगे। और उसके बाद हम आज ही के सब्जेक्ट से जुड़े हुए कुछ क्विज करेंगे, कृषि ज्ञान प्रतियोगिता करेंगे, जिसमें आपको प्रश्न पूछे जाएंगे और उसका सही जवाब देना है, और उसके पुरस्कार की घोषणा हम बाद में करेंगे। तो गौरव जी, मैं आपको आमंत्रित करता हूं, आप इस धन्यवाद विषय पर रोशनी डालें। सचिन जी, वो प्रशांत हाँ जी। गौरव जी, आप कंटिन्यू करें। तो किसान भाइयों, जैसे आज मुख्य जो हमारा टॉपिक है कि पोषण प्रबंधन के साथ हम कपास और दलहनी फसलों में कैसे उत्पादन बढ़ा सकते हैं। पोषण, सही समय पर पोषण हमें कई तरह से हेल्प करता है। एक तो उत्पादन में हेल्प करेगा, उसके अलावा जो हम उत्पाद प्रोड्यूस करेंगे उसकी गुणवत्ता, उसकी क्वालिटी पे भी इम्पेक्ट करता है। तो जी। सही समय पे पोषण होना चाहिए। अगर हम सही समय पे पोषण नहीं देंगे तो जो हमने पोषण दिया है उसमें हमारी लागत भी खराब हो जाएगी और हमें उसका सही फायदा नहीं मिलेगा। और जहां तक कपास और दलहन की बात करें, इन फसलों में ज्यादातर किसान पोषक तत्वों का उपयोग बहुत कम करते हैं। ज्यादातर हमारा ध्यान मतलब खरपतवार नाशक की तरफ, फफूंदी नाशक की तरफ या कीटनाशक की तरफ होता है। पोषक तत्वों की तरफ ध्यान कम है। जबकि क्वालिटी और प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए पोषक तत्व भी उतने इंपॉर्टेंट हैं जितने हमारे और केमिकल सोल्यूशन जो हम जैसे वीडीसाइड, हर्बिसाइड, इंसेक्टिसाइड यूज करते हैं। तो किसान भाई, जैसे हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे, जो बीमारियां, कीड़े और खरपतवार हैं, उन सबको हम बोलते हैं कि वो जैविक तनाव है। मतलब वो सब चीजें जिंदा है जो हमारे पौधे को तनाव देती हैं। दूसरा तनाव जो हमारे पौधे, हमारी फसलों, कपास और दलहन को होगा, वो अजैविक तनाव है। जैसे ज्यादा बारिश होना, कम बारिश होना, सूखा पड़ना, ज्यादा टेम्परेचर होना, गर्मी ज्यादा होना, उमस होना, कम टेम्परेचर होना। और डे लेंथ मतलब हर क्रॉप की अलग अलग रिक्वायरमेंट है। जैसे सोयाबीन जो है वो शॉर्ट डे लेंथ प्लांट है, तो लगभग 13 घंटे की उसको रोशनी चाहिए। तीसरा है कि जितने भी फसलें हैं, खासकर हम कपास और दलहन की बात करें, तो 14 मिनरल हैं जो इनको जरूरी हैं। मतलब 14 सूक्ष्म तत्व हैं जो इन प्लांट्स को अपना, जितना इनमें पोटेंशियल है, मतलब जितनी इनमें क्षमता है, अगर इनमें क्षमता 10 क्विंटल प्रति एकड़ उत्पादन देने की है, तो उसमें न्यूट्रिशन, पोषक तत्वों और अबायोटिक फैक्टर, जो अजैविक तनाव है, वो कम होना चाहिए। 14 के 14 पोषक तत्व होने चाहिए, तब वो अपने पोटेंशियल जितना उत्पादन दे सकती है। अब जो मध्य भारत है उसमें कॉटन के लिए क्या रिकमेंडेशन है? कपास के लिए जो रिकमेंडेशन है, तो 100 किलो नाइट्रोजन, 5 किलो फास्फोरस और 200 किलो
पोटाश की रिक्वायरमेंट है प्रति हेक्टेयर। कॉटन की फसल में जो डेफिशिएंसी होती है सूक्ष्म तत्वों की, जो उत्पादन में डेफिशिएंसी ज्यादा होती है फास्फोरस, कैल्शियम, पोटाश, बोरोन, मैग्नीशियम और जिंक में होती है। जबकि जब वो फूल आने से पहले की अवस्था में होता है, वहाँ नाइट्रोजन, सल्फर, मोलिब्डेनम और मैग्नीज की डेफिशिएंसी होती है। अगर हम दालों पे जाते हैं, जैसे उड़द की दाल पे जाते हैं, मूंग पे जाते हैं, वहां जो रिकमेंडेशन है 20-40-20-20 की है। 20 किलो नाइट्रोजन, 40 किलो फास्फोरस, 20 किलो पोटाश और 20 किलो सल्फर की रिक्वायरमेंट है दलहनी फसलों के लिए। दलहन जो है वो जिंक, बोरोन और पोटाश की डेफिशिएंसी ज्यादा दिखाती है। अब अगर हम तत्वों को, उनकी कितनी उपलब्धता है और फसल को कितनी रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से अगर बांटेंगे, तो सबसे बेसिक है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जैसे कहते हैं कि जो सबसे ज्यादा जरूरत वाली चीजें हैं वो कुदरत ने, भगवान ने हमें फ्री में दी हैं। तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो हवा और पानी से मिल जाते हैं। कैसी पानी की क्वालिटी है, कैसी हवा है, तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो फ्री है। उसके बाद जो बल्क में फर्टिलाइजर हम यूज करते हैं वो एनपीके है। जैसे यूरिया यूज करते हैं, एसएसपी यूज करते हैं, डीएपी यूज करते हैं, एमओपी यूज करते हैं, उनसे ये दूर हो जाते हैं। उसके बाद आता है सेकेंडरी मैक्रोन्यूट्रिएंट। इसमें बड़े हैं कैल्शियम, सल्फर और मैग्नीशियम। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है माइक्रो न्यूट्रिएंट, जो मैंने आपको पिछली स्लाइड में भी जिसके बारे में बताया, जिंक, बोरोन, आयरन, मैग्नीज, मोलिब्डेनम, कॉपर एंड क्लोरीन, निकल। ये सब जो पोषक तत्व हैं ये वैसे हैं जैसे किसी सब्जी में नमक है, मात्रा तो कम है, लेकिन उसके बिना उस सब्जी का या उस फसल में आपको वो स्वाद नहीं आएगा और वो उत्पादन नहीं आएगा। तो इनकी मात्रा तो कम होती है, मतलब छोटा पैकेट बड़ा धमाके वाली बात है। कम मात्रा होगी लेकिन जो इम्पैक्ट होगा, जो रिजल्ट होगा बहुत बड़ा होगा। तो ये कुछ अवस्थाएं हैं जिनमें जिस जिस तत्व की ज्यादा जरूरत होती है। जब जड़ों का फैलाव होना होता है या बीज से अंकुरित फसल होती है, तब फेरस, जिंक और मैग्नीज की रिक्वायरमेंट होती है। जब उसकी बढ़ोतरी होगी, ये सोयाबीन के लिए, दलहन के लिए, कपास के लिए, सबके लिए लागू होता है, तब फेरस, जिंक, मैग्नीज, कॉपर और बोरॉन की रिक्वायरमेंट होती है। फिर जब वो फूल अवस्था में आता है, फूल की ऐसी अवस्था है जिस टाइम उसको सबसे ज्यादा पोषण की जरूरत है, उसको अपना जीवन तो बढ़ाना ही है, पौधे को अगली जो आने वाली उसकी पीढ़ियां हैं उसको भी संरक्षण देना है, कि तो फूल, कपास का फूल नीचे ना गिरे, सही पोषण मिले और उससे आगे बॉल्स बने और आखिर में कपास का उत्पादन हो, उसके लिए फेरस और बोरॉन है। और जब प्लांट मेच्योर होने लगता है तो कॉपर और मोलिब्डेनम की रिक्वायरमेंट रहती है। ये कुछ तत्व हैं, ये प्लांट में क्या क्या करते हैं, जैसे मैंने पहले ही बताया। जो सूक्ष्म तत्व हैं उनकी हर अवस्था में इंपॉर्टेंस रहती है। अब ये जो स्लाइड मैं आपको दिखा रहा हूँ ये सबसे महत्वपूर्ण स्लाइड है अजैविक तनाव को लेके। अजैविक तनाव मुख्य तौर से 6 तरह के जैविक तनाव हैं। पहला जैविक तनाव तो है ज्यादा गर्मी, ठंड, हैवी मेटल। हैवी मेटल जैसे लेड, कैडमियम, ये कई बार कुछ मिट्टी में ज्यादा होते हैं तो वो पौधे की ग्रोथ को नेगेटिवली इम्पेक्ट करते हैं, मतलब दुष्प्रभाव पड़ता है। सैलिनिटी, ज्यादा साल्ट होते हैं जमीन में, कई बार पानी देते हैं तो साल्ट ऊपर आ जाते हैं, तो जिन भी जमीनों में ज्यादा साल्ट होगा वो जमीनों में प्रोडक्शन कम हो जाता है। उसके बाद सूखा पड़ना और ये ज्यादा बारिश पड़ना। सोयाबीन में, दलहनी फसलों में, कपास में अगर पानी खड़ा रहेगा तो कई तरह की बीमारियां भी आएंगी और उत्पादन भी कम हो जाता है, खासकर विल्टिंग की बहुत शिकायत आती है। ये सब जो अजैविक तनाव है प्राइमरी है, इनका जो इम्पैक्ट पड़ता है वो पूरा पौधा जो है, वो जैसे आदमी है, आदमी का अंदर पूरा जैसे खून दौड़ता है वैसे ही उनमें जाइलम और फ्लोएम होता है, ऊपर से नीचे पानी के मूवमेंट, मिनरल्स के मूवमेंट, सब कुछ ह्यूमन सिस्टम की तरह ही होता है। तो जब भी जैविक तनाव होगा तो पौधा ये कोशिश करेगा कि वो कम से कम अपनी एनर्जी प्रोडक्शन में यूज करे, मतलब आगे वाले उत्पादन में यूज करे। वो अपने को बचाव की मुद्रा में चला जाएगा। जब बचाव की मुद्रा में चला जाएगा तो उस पे एक तनाव आ जाएगा और हमारे उत्पादन को इम्पेक्ट कर देगा।
तो इस तनाव को दूर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हम जैविक तनाव को दूर करने के लिए तो इंसेक्टिसाइड, हर्बिसाइड, फंजीसाइड का बहुत उपयोग करते हैं, लेकिन अजैविक तनाव के लिए इतना कुछ नहीं करते जितना हमें करना चाहिए। हम जितना भी उत्पादन लेते हैं, अगर हम ऐसा समझें कि एक फसल कपास के खेत से उसका जो आप वैरायटी लगाते हो उसका क्षमता है कि 10 क्विंटल 1 एकड़ में से दे सकती है, लेकिन 10 क्विंटल में से वो 6.5 क्विंटल सिर्फ अजैविक तनाव के कारण नहीं दे पाती है। बाकियों का जो इम्पैक्ट है वो जैविक तनाव का सिर्फ 11% है, और अजैविक तनाव 65% कारण होता है कि वो अपना पोटेंशियल, जितना उसका पोटेंशियल है, मान लीजिए 10 क्विंटल पोटेंशियल है, तो उतना उत्पादन नहीं दे पाती है। तो अब हमारे सामने दो समस्याएं हो गई। पहली समस्या तो हो गई अजैविक तनाव की, जिसका पौधे को कोई ना कोई हमें सोल्यूशन देना है कि वो अजैविक तनाव से ना लड़े। और दूसरी समस्या हो गई सूक्ष्म तत्वों की कमी की। तो अब मैं वाणी साहब को इनवाइट करूंगा, आपको वो ऐसा एक सोल्यूशन बताएंगे कि वो दोनों चीजों को इससे कंट्रोल कर सकते हैं। एक ही उत्पाद से आप अजैविक तनाव का भी नियंत्रण कर सकते हैं किसी भी फसल में, और दूसरा पोषक तत्वों का। जैसे खासकर कपास हम ज्यादातर उन धरती में लगाते हैं जहाँ पानी की इतनी सुविधा नहीं होती, तो थोड़ा वो जैविक तनाव में वैसे ही होता है। थोड़ा सफेद मक्खी का, तेले चेपे का प्रभाव भी ज्यादा होता है, तो जैविक तनाव उसमें भी बहुत होता है। तो वानी साहब जिस उत्पाद के बारे में बताएंगे, आप उसको जब इस्तेमाल करोगे तो आपकी दोनों समस्याओं का ये हल हो जाएगा। हाँ जी वानी साहब। हाँ, तो धन्यवाद। बीच में मेरा थोड़ा नेटवर्क कनेक्शन हो गया था, उसके लिए माफी चाहता हूँ। तो देखिए, जो अभी गौरव भाई ने बताया कि एक होता है न्यूट्रिशन की समस्या, एक अबायोटिक, एक होता है बायोटिक। तो बायोटिक ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। अबायोटिक स्ट्रेस ये पूरी तरीके से नेचुरल है। इसमें हमने देखा टेम्परेचर वेरिएशन हो गया, बारिश कम ज्यादा हो जाती है, सडनली धूप है, सुबह के समय में ह्यूमिडिटी है। तो ऐसे समय किसानों के जो हमने देखा है कि या तो उसकी पूरी नीचे गिर जाती है, या आपका स्क्वायर नीचे गिर जाएगा। और यदि एक स्क्वायर नीचे गिरता है तो हम 5 ग्राम कपास खो देते हैं। और ये कपास की फसल में एक आम प्रक्रिया है कि कुछ न कुछ फसल से कुछ न कुछ पूड़ी आपकी, कुछ न कुछ स्क्वायर नीचे हमेशा गिरेंगे। तो हम कितने स्क्वायर को सुरक्षित रख सकते हैं? यदि हमने एक झाड़ के ऊपर सपोज 5 पूड़ी नीचे गिर रही है, यदि उसमें से हमने 2 को बचा लिया, तो हम बोल सकते हैं कि हमने 10 ग्राम कपास एक झाड़ के ऊपर सुरक्षित कर लिया। तो इस अबायोटिक स्ट्रेस, और दूसरा जो उन्होंने बताया माइक्रो न्यूट्रिएंट, जिसकी आवश्यकता बहुत कम प्रतिशत मात्रा में जो फसल की बढ़ावार हो गई, उसकी रिप्रोडक्टिव स्टेज हो गई, उसमें होती है, उस समय ये काम करता है। तो इस श्रेणी का हमारा जो उत्पाद है, जिसको आप सब किसान मध्य प्रदेश में जानते हैं, क्योंकि काफी सालों से किसान इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये किसानों के द्वारा ही हम कह सकते हैं कि आगे किसान के द्वारा ही जांचा परखा, किसानों के द्वारा अपनाया हुआ, किसानों के द्वारा इसको जो बोल सकते हैं कि एक जैसे कोई चीज का एक क्वालिटी रिमार्क होता है, वैसे ही किसानों ने इसको मार्क दिया है। उसका नाम है मैक्रीना। तो ये जो मैक्रीना नाम का हमारा उत्पाद है, ये इसी श्रेणी का एक अद्वितीय उत्पाद है, जिसमें यदि आप देखेंगे तो इसके सामने लिखा हुआ है मेटाबॉलिक एक्टिव कंपाउंड, मैक टेक्नोलॉजी लिखते हैं हम। तो मैक टेक्नोलॉजी का मतलब होता है मेटाबॉलिक एक्टिव कंपाउंड। हम देखते हैं कि जब भी कोई भी फसल में इस प्रकार का अबायोटिक बदलाव होता है, तो उसकी जो एक चयापचय क्रिया है वो कुछ समय के लिए रुक जाएगी, या कुछ समय इम्बैलेंसिंग हो जाती है। तो जो मैक्रीना होता है, वो उसकी चयापचय प्रक्रिया को जब भी उसकी अनफेवरेबल सिचुएशन हो, उसमें सुचारित रूप से रखता है, जिससे कि उत्पादन बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए इस उत्पाद को हम एक मिनट, हेलो सर, सर मैक्रीना का कॉल चल रहा है फार्मर से। हाँ ठीक है सर। हाँ, तो इस श्रेणी में जो मैंने उत्पाद का नाम बताया वो मैक टेक्नोलॉजी है। इसमें हाईएस्ट ग्लाइसिन बिटेलिन फोटोसिंथेसिस वाला है, एंटीऑक्सीडेंट का ये काम करता है। और ये जो है न्यूट्रिएंट अपटेक जो सबसे ज्यादा होता है कि जमीन में जो भी हम फर्टिलाइजर देते हैं, यदि झाड़ का मेटाबॉलिज्म बिगड़ गया, तो वो जो दिए हुए हमारे एनपीके क्यों नहीं हो, उसको पूरी तरीके से एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। तो
जब वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा तो उसके फसल की जो प्रक्रिया है उसमें उसका लाभ नहीं होगा। तो ये उसके न्यूट्रिएंट अपटेक को बढ़ाता है और सॉइल के साथ में ये इस तरीके से काम करेगा कि आपने जो भी एनपीके दिए हुए हैं और उसको ये न्यूट्रिएंट को इजीली रूट के द्वारा प्लांट को क्रिटिकल स्टेज में एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। इसीलिए इसका जो सबसे मेन कैरेक्टर है वो है मैट टेक्नोलॉजी। आज हम बाजार में जो भी उत्पाद देखते हैं वो उत्पाद या तो झाड़ को हरा कर देते हैं या झाड़ के ऊपर लगने वाले ग्रीननेस को बढ़ावा देते हैं, मगर हम जो मैक्रीना की बात कर रहे हैं ये ऐसा उत्पाद है जो झाड़ को इस प्रकार की शक्ति देता है जिससे झाड़ खुद, पौधा जो है हमारा, वो उससे लड़ने की शक्ति प्राप्त करता है और उसी वजह से आपका पूरी का स्क्वायर का गिरना, बॉल फॉर्मेशन के समय बॉल की साइज में बढ़ोतरी होना, ये होता है। तो यहाँ पे ये प्लांट स्ट्रेस के आपको कुछ चित्र दिखाए गए हैं। इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि जहां भी स्ट्रेस कंडीशन आती है तो इस प्रकार से पत्ते का जो है वो स्ट्रेस में पत्ते का कलर बदल जाता है। और जैसे कि सभी किसान जानते हैं कि मनुष्य का भोजन कोई और बनाता है, मगर पौधों का भोजन बनाने वाला सबसे मुख्य चीज होती है उसका पत्ता। हम देख सकते हैं कि जिस भी फसल में जिसका पत्ता थोड़ा भी पीले कलर का हो गया है या लाल कलर का हो गया है, चाहे वो कोई भी वजह हो, उससे उसकी फोटोसिंथेसिस कम हो जाती है और झाड़ में एक स्ट्रेस फील होता है। तो यदि आपने मैक्रीना का इस्तेमाल किया है तो आपको वो स्ट्रेस से बचाएगा, आपके पत्ते को हरा रखेगा, और यदि आपका पत्ता जितना ज्यादा हरा होगा उतना ज्यादा वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा खुद का भोजन बनाने में मदद करेगा। तो ये एक मेन कैरेक्टर है। नेक्स्ट स्लाइड। ये आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि मैक्रीना की वजह से जो डैमेज होती है लीव्स वो लगभग 55% तक उसमें कंट्रोल के मुकाबले, जहाँ पे मैक्रीना उत्पाद इस्तेमाल किया गया है वहां पे किसानों को 55% लीफ सुरक्षित मिलेगी। और यही सबसे इम्पोर्टेंट इस प्रोडक्ट की खासियत है, जो इसीलिए किसान इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा किसान करते हैं। तो ये वही चीज है जो हमने दिखाया गया है कि मैक्रीना में एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट से 22 गुना ज्यादा होती है। यदि हम देखते हैं कि आज कोई भी फसल में जब वो बढ़वार होती है, जितनी ज्यादा उसमें एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी होगी, जितना ज्यादा पौधा श्वास ले सकता है, उतना ज्यादा उसकी यील्ड बढ़ने के चांसेस होते हैं। इसीलिए ये कोई भी बाजार में जो भी उत्पाद है जो किसान इस्तेमाल नहीं किया है, वो देख सकते हैं कि इससे 22% इसमें ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी है। और इसका किसानों ने अनुभव किया है। ये जो भी हम यहाँ पे डाटा दे रहे हैं, लगभग हमने किसानों के साथ में एक्सपीरियंस के, किसानों के एक्सपीरियंस, हमारे लैब का एक्सपीरियंस, हमारे पीडी ट्रायल का एक्सपीरियंस, सबसे मिला के आपको हमने एक अच्छी जानकारी देने का प्रयत्न किया। इसमें किसान भाइयों, जैसे ना आदमी के शरीर में जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी, आदमी का शरीर और पौधे की संरचना एक जैसी है, तो जब शरीर में कोई भी रासायनिक क्रिया होगी तो फ्री रेडिकल बनते हैं। फ्री रेडिकल मतलब ऐसे केमिकल बनते हैं जो शरीर में इधर उधर घूमते रहते हैं, तो उसको शरीर से या पौधे के सिस्टम से बाहर निकालना बहुत जरूरी है। तो आदमी तो क्या करते हैं, आजकल आपने शहरों में सुना होगा लोग, या गांव में भी काफी लोग ग्रीन टी पीते हैं। ग्रीन टी जो है वो फ्री रेडिकल को बाहर करती है। वैसे जो मैक्रीना है वो पौधे की ग्रीन टी है। तो जो भी केमिकल प्लांट में बनेगा जो पौधे को नहीं चाहिए, जो पौधे को अपने शरीर से, अपने पत्तियों से बाहर निकालना है, तो मैक्रीना में ये क्षमता है। जितने भी आप बाकी उत्पाद इस्तेमाल करते हो उससे 22 गुना ज्यादा क्षमता है कि वो फ्री रेडिकल को पौधे के सिस्टम से बाहर निकाल देता है। तो जैसे कि ये हमारा जो स्लाइड है इसमें आपको क्लियर दे रहा हूँ कि आप देखोगे कि जहाँ पे मैक्रीना उत्पाद का इस्तेमाल किया गया है वहां पर आपको वेजिटेटिव ग्रोथ अच्छी दिखेगी, आपको फ्लावरिंग ज्यादा दिखेगा। जैसे आप देख सकते हैं फ्रूट सेटिंग में ये मदद करेगा और फ्रूट मैच्योरेशन में। तो ये जो चार, किसी भी फसल में ज्यादा उत्पाद लेने, किसी भी फसल से यदि हमें उत्पादन ज्यादा लेना है तो ये चार क्रिटिकल स्टेज होती है। इस समय यदि हम पौधे को सही तरीके से सुरक्षित रख पाए तो उसकी यदि ग्रोथ अच्छी हो गई तो आप जानते हो कि फ्लावरिंग ज्यादा लगेगा। यदि फ्लावर ज्यादा लगे हैं तो आपको फ्रूट सेटिंग में मदद मिलेगी। तो ये चारों स्टेज में, 2 स्टेज में यदि आपने 2 बार मैक्रीना उत्पाद
एक फ्लावरिंग स्टेज में और एक फ्रूट फॉर्मेशन के समय में आपने इस्तेमाल कर दिया तो आपके सोयाबीन की फसल को सबसे ज्यादा ये दोनों में चीजों में मदद करेगा। हमने भी कर दीजिए तो जैसे मैंने पहले भी बताया कि मैक्रीना जो है आपके फसल में फोटोसिंथेसिस बढ़ाता है, क्योंकि ये पत्तों को ज्यादा समय तक हरा रखता है। जैसे मैंने दूसरा एक पॉइंट बताया था कि ये रूट्स के द्वारा न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है, और ये एक कंप्लीट भोजन है प्लांट्स के लिए। क्योंकि हम देखते हैं कि आज एनपीके तो हम इजीली जमीन में दे सकते हैं, मगर जो माइक्रो न्यूट्रिएंट जो बहुत कम मात्रा में पौधों को आवश्यक होते हैं वो जो है वो मैक्रीना से मिल जाएंगे आपको, और इससे उसकी क्वालिटी इंप्रूव होगी। और यदि ये सब चीजें जुड़ती है तो हम आसानी से बोल सकते हैं कि जिस किसान ने मैक्रीना का इस्तेमाल किया होगा उसकी यील्ड को बढ़ाने में मदद मिलेगी, तो इससे आपका उत्पादन बढ़ेगा। हमने अभी तक जो देखा है कि लगभग जो है वो कॉटन हो गया या राइस हो गया, इसके द्वारा जो फोटोसिंथेसिस का दिया हुआ है वो लगभग 15% जो है कंट्रोल के मुकाबले में ज्यादा होता है। और ये सब चीजें होने से आप देखोगे कि आपके उत्पादन में किसानों को फायदा होगा। मैं ज्यादा टेक्निकल डिटेल में इसलिए नहीं जाना चाहता हूँ कि जो किसान भाई हैं वो ये इस उत्पाद को बाकी उत्पादों के मुकाबले में इस तरीके से समझें कि ये जो पौधों को आवश्यक है वो काम करता है, जो माइक्रोन्यूट्रिएंट की एक आवश्यकता है और एक अबायोटिक स्ट्रेस, ये दोनों से लड़ने की क्षमता ये अपने ये उत्पाद प्रदान करता है। ये वाणी साहब मैं बताता हूँ थोड़ा। जी तो किसान भाइयों क्या होता है, हम ना कई तरह के, जैसे वाणी साहब भी बता रहे थे, एनपीके मिक्सचर यूज करते हैं, फिर बल्क फर्टिलाइजर यूज करते हैं। तो अब किसी भी को यूज करिए, चाहे आप जमीन में डालिए चाहे पत्तों पे छिड़काव कीजिए, वो पौधे के सिस्टम में जाएगा, मतलब पत्ते के अंदर जाएगा, या तो पत्ते के अंदर स्प्रे में जाएगा या जड़ के थ्रू भी पत्ते में ही जाएगा। तो जो साल्ट है, साल्ट के ऊपर मैक्रीना का जो अब्जॉर्प्शन है वो 25% ज्यादा है, मतलब 60 से 25 गुना ज्यादा, 25% ज्यादा अब्जॉर्ब हो जाएगा। अब मैक्रीना जो है वो नेचुरल चिलेट है। नेचुरल चिलेट का मतलब ये है जो केमिकल चिलेटेड होते हैं, जैसे आपने 100 ग्राम जिंक डालते हैं कई लोग, कई 4 किलो जिंक डालते हैं, तो 100 ग्राम जिंक भी 4 किलो जिंक के बराबर काम कर सकती है। लेकिन मैक्रीना जो है नेचुरल चिलेट है। नेचुरल चिलेट का मतलब ये होगा कि जो हमारी कोशिकाएं हैं, कोशिकाओं की जो दीवार है, सब दीवारों को क्रॉस कर सकता है ये। इसके लिए पौधे के सिस्टम में कोई भी बैरियर नहीं है। जहां भी पोषक तत्वों की कमी होगी वहां ये चला जाएगा, जहां भी ये जैविक तनाव की होगा वहां ये चला जाएगा। मतलब इसकी जो शोषण क्षमता है पौधे में वो सबसे ज्यादा होगी। तो कहने का मतलब है, जैसे ही हम इसको अप्लाई करेंगे 2 से 3 घंटे के अंदर ये पौधे के सिस्टम में अच्छी तरह अब्जॉर्ब हो जाता है। इस स्लाइड में भी जैसे यही दिखाया गया है कि जो पौधे को हमने मैक्रीना जिसमें इस्तेमाल किया है, वो जहां हमने इस्तेमाल नहीं किया उससे 230% ज्यादा कॉपर एब्जॉर्ब हो जाता है, 69% फेरस अब्जॉर्ब हो जाएगा, 63% मैग्नीज और 130% जिंक। ये चारों तत्व इसलिए दिखाने जरूरी है कि ये चारों जो हैं जमीन में होते हैं, बल्क में भी हमने डाले हैं, लेकिन पौधा इनको ऑब्जॉर्व नहीं कर पाता। जब भी हम मैक्रीना डालेंगे तो अब्जॉर्प्शन बहुत जल्दी होगा और पौधा इन सब सूक्ष्म तत्वों को अपनी समर्था और अपनी जरूरत के हिसाब से अब्जॉर्व कर लेगा। हाँ जी वानी साहब। जी वाणी जी, आगे आप हाँ, बताइए। तो जैसे हमने जो भी इसके बारे में बात की, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि लगभग हमारे जो ट्रायल से और जो हमारे किसानों के बीच का वो अनुभव है उससे हम देख रहे हैं कि लगभग 600 किलो प्रति हेक्टर, मतलब लगभग 16% उत्पादन मैक्रीना का इस्तेमाल करने से किसान भाइयों को प्राप्त होने वाला होगा, यदि वो मैक्रीना का 2 स्प्रे लेते हैं। ये कपास के लिए भी दिखाया गया है। आप इसमें देख सकते हो कि कपास की फसल में जो मैंने बताया था कि 28% स्क्वायर बढ़ते हैं, जो आगे चल के
आपके बॉल फॉर्मेशन के समय आपके किसानों को उत्पादन बढ़ाने में मदद करे। तो ये जो है मैक्रिना में क्या क्या चीजें हैं, तो मैक्रिना में हम देख सकते हैं कि ऑर्गेनिक कंपोनेंट 22% वेट बाय वेट बेसिस, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फर, बोरान, कोबाल्ट, कॉपर, आयरन, मैग्नीज, मॉलिब्डेनम, जिंक, ये सभी जो तत्व हैं इसमें हमने देखा कि जो मेजर एलिमेंट है, माइक्रो एलिमेंट है, सेकेंडरी एलिमेंट है, वो सभी जो 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 फसल को जितनी मात्रा में आवश्यक होते हैं उतनी मात्रा में हमारे मैग्नीना उत्पाद में मिलते हैं। इसलिए इस उत्पाद का इस्तेमाल किसी भी फसल में आप कर सकते हैं, चाहे वो फ्रूट क्रॉप हो, चाहे वेजिटेबल हो, चाहे कपास हो। आपको इन चीजों ये जो माइक्रोन्यूट्रिएंट और इनकी आवश्यकता सभी फसलों को एक समान होती है। इसका जो डोज है वो 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। और इसका जो विंडो है, कोई भी फसल में फ्लावरिंग और उसके बाद में इसको 15 से 20 दिन के बाद में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं वापस एक बार बोलूंगा, इसका जो प्रमाण है 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से है। इसके आपको 2 स्प्रे लगाने हैं। पहला स्प्रे आप फ्लावरिंग के समय लगाओ और उसके 12 से 15 दिन के बाद में आपको मैक्रिना का दूसरा उत्पादन लेना है। इस 2 बार स्प्रे लेने से यदि कुछ किसान भाई जो कई सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं वो देख सकते हैं, कुछ किसान जो अभी तक जिन्होंने इस्तेमाल नहीं किया है, यदि वो उनके अपने खेतों में यदि उनका 10 एकड़ की खेती है तो 5 एकड़ में इस्तेमाल करें। 5 एकड़ में यदि वो अपने आप खुद देखना चाहते हैं तो जब वो दूसरी बार खेत में जाएंगे तो उन्हें खुद क्लियर कट दिखेगा कि जहां उन्होंने मैक्रिना का इस्तेमाल किया है वहां पे उनकी फसल उनको स्पष्ट अलग से दिखाई देगी। इसको हम किसी भी पेस्टिसाइड के साथ में मिक्स कर सकते हैं, उससे कोई नहीं है। क्योंकि कोई भी किसान जब भी ऐसी दवाइयों का इस्तेमाल करता है तो वो ज्यादातर या तो इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करता है, तो आप इसको हर इंसेक्टिसाइड के साथ में मिक्स कर सकते हैं, उससे उसकी इफिशियंसी के ऊपर कोई असर नहीं। तो ये एक उत्पाद की जानकारी दी और आपकी समस्याओं के बारे में बताया। तो आगे जो भी होगा हम आंसर क्वेश्चन, जो भी आपके कुछ प्रश्न होंगे जिस पे होंगे उस पर हम कोशिश करेंगे आपको सही सलाह देने। धन्यवाद वाणी साहब। धन्यवाद वाणी जी और गौरव जी। मैं आमंत्रित करता हूं जो भी हमारे किसान भाई क्वेश्चन करना चाहते हैं, रेज हैंड का एक ऑप्शन आता है जूम मीटिंग पे, तो आप अगर रेज हैंड करेंगे तो मैं आपको यहाँ आमंत्रित कर पाऊंगा। सुशील पाटीदार जी का हैंड रेज है। नमस्ते सर। नमस्ते जी। जी सुशील पाटीदार बोल रहा हूँ मंदसौर से। हाँ जी जी सर, जानना चाहता हूँ कि मैक्रिना का प्रति एकड़ डोज क्या है? 250 ml डोज है, 250 ml प्रति एकड़। 150 ml प्रति एकड़ का डोज है। इसको आपको 2 बार इस्तेमाल करना है, एक बार फ्लावरिंग स्टेज में कोई भी फसल में और उसके बाद 12 से 15 दिन के अंतर। जी सर, धन्यवाद। विनोद चौहान जी, आप अनम्यूट करके अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। जी हाँ सर, नमस्ते। नमस्ते सर मैं ये जानना आप चाह रहा कहाँ हूँ। से हैं ये बताइए विनोद चौहान जी, आप कहाँ जी से बात कर रहे हैं? जी 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 मैं विनोद चौहान खरगोन जिले के बमनाला ग्राम से हूँ जी और अभी वर्तमान में अभी खरगोन में हूँ। तो जी मैं ये जानना चाह रहा था, जैसे मान लो अभी सोयाबीन है या कपास है, तो इसमें जो फ्लावरिंग स्टेज अब आने ही वाली है, सोयाबीन में तो आने वाली है, एक आध दिन 2-4 दिन में आ जाएगी, तो इस समय में इसका उपयोग पूरी तरह से किया जा सकेगा क्या? जी हाँ, इसको जी कोई जी भी फसल हो, सोयाबीन हो, जी कपास हो, जब भी जी आपका फ्लावरिंग आने वाला है उस समय जी आप जी इस्तेमाल कीजिए। क्योंकि जी क्या होता है, जब हम देखते हैं कि जब भी कोई फसल में फ्लावरिंग स्टेज जी आती है तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारे रोज डे टू डे में हम देखते हैं कि जब भी कोई हमारे घर में कोई लेडीज प्रेग्नेंट होती है तो उस समय उसके पेट में जिस प्रकार से होता है, उसी प्रकार से जब हमारे रिप्रोडक्टिव स्टेज फसल में भी आती है तब उसको एक
माइक्रो न्यूट्रिएंट की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है, ताकि उसके अंदर जो फ्लावर निकलने वाला है और वो फ्लावर का यदि ड्रॉप होने वाला है तो उस समय जी सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। इसलिए इसका जी उत्पाद करने का सबसे ज्यादा अच्छा समय है फ्लावरिंग जी स्टेज और उसके 10 से 15 दिन के बाद। जी तो आपने बिल्कुल सही बोला सर, जी यदि आपके यहाँ फ्लावरिंग है जी तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते जी हैं। जी सर। आपने विनोद थैंक यू। जी ये भी जी ऑब्जर्व किया होगा कपास में ना बहुत सारे फूल गिर जाते हैं। वो हाँ हाँ हाँ। कुछ तो कुदरती तौर पे गिरते ही हैं, सारे तो रुकेंगे नहीं, लेकिन ज्यादातर पोषक तत्वों की कमी से गिरते हैं। जी जी तो अगर जैसे वाणी साहब ने बताया, अगर उस समय हम मैक्रीना से उसकी इन समस्याओं को दूर करेंगे तो जी फूल से जो कन्वर्जन है बॉल में जी होना है, वो कपास में बहुत आराम से हो जाता है। जी जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छी जानकारी बताई आपने। मैं जी कपास में इसका यूज करूंगा और सोयाबीन में भी अभी 1-2 दिन में करवाने वाला हूँ। जी हाँ थैंक सर, यू हमारा तो आप यदि आप इसके रेगुलर यूजर नहीं हो तो आपकी जो भी जी फसल है उसमें से आप 1 एकड़ को छोड़ दीजिए और एक बार जी खुद होके जाके आप 2 बार स्प्रे करने के बाद देखिए। उसके जी बाद शायद इसको आप इस्तेमाल करेंगे तो जी आपको एक अलग फील आएगा कि मैंने सही बात को सही समय पे इस्तेमाल किया, उससे जी मुझे इतना फायदा हुआ। जी जी थैंक यू सर, मैं बिल्कुल करवाऊंगा। चलिए, ओके, धन्यवाद। धन्यवाद चौहान थैंक यू। साहब। अब हमारे साथ में अगर फेसबुक से भी कोई साथी प्रश्न करना चाहते हो तो वो फेसबुक पे भी आप कमेंट बॉक्स में प्रश्न लिख सकते हैं। और मैं बता दूं आपको कि ये जो आज जहां पर प्रेजेंटेशन दिखाया गया है फेसबुक पर भी उपलब्ध रहेगा आपके पास हमेशा के लिए। कृषक जगत फेसबुक लाइव पर अगर आप जाते हैं तो वहां पर भी आप ये प्रेजेंटेशन देख सकते हैं। और कोई प्रश्न? सुशील जी, सुशील पाटीदार जी। जी नहीं सर। जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं सुशील जी? सुशील जी ने क्वेश्चन पूछ लिया। अच्छा, पूछ लिया। चलिए, ठीक है। तो और कोई साथी हमारे अभी कोई प्रश्न करना चाहते हो तो हमारे दोनों वक्ता यहाँ पर उपस्थित हैं। चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और साथियों, वही कृषि ज्ञान प्रतियोगिता के तहत कुछ आसान से प्रश्नों का सवाल का जवाब आपको यहाँ पर देना है। गौरव जी, इनको जो प्रतिभागी रहेंगे इस कृषि ज्ञान प्रतियोगिता के जो विजेता रहेंगे उनको हम क्या इनाम दे रहे हैं अभी? को हम इतना अच्छा प्रोडक्ट जैसे वाणी साहब ने बताया, हमने साइंस मैक्रीना की जो साइंस है वो ही उनके हाथों में देंगे। तो आप हमसे एड्रेस शेयर करेंगे, हम उनके घर पे वो मैक्रीना की बॉटल्स पहुंचा देंगे 2 स्प्रे बिल्कुल की। बिल्कुल। चलिए, तो आपको ये एक ये जो गौरव भाई डेमोस्ट्रेशन। ने जो किसानों को जो गिफ्ट दिया है, मैं उसके लिए मतलब मेरी तरफ से भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने किसानों को ऐसी चीज दी है जो किसानों जी को इस्तेमाल करने के बाद में जरूर उनका विश्वास भी बढ़ेगा और इसको इस्तेमाल करने के बाद में वो कभी न भूलने वाला गिफ्ट, ये न भूलने वाला गिफ्ट होगा। जी। तो अब ये हमारे करण पटेल जी एक प्रश्न करना चाहते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। करण जी, प्रश्न। सर नमस्कार। जी सर मैं पूछना चाह रहा हूँ कि अभी वर्तमान में ये जो चल रहा है कि टानिक कुछ काम नहीं करता है सोयाबीन पे, माइक्रोन्यूट्रिएंट से ये बेसल डोज जो डालते हैं वो काम करता है, ऐसे व्हाट्सएप फेसबुक पे चलते आ रहे हैं। अभी ग्रुप जुड़ा है सब किसानों का, तो बोलते हैं कि टानिक काम नहीं करता है। नहीं, इसमें करण जी क्या है, जी वाणी साहब भी आपको बताएंगे। मेरा जो जवाब है इसमें, क्या होता है, पहले तो मैक्रीना टॉनिक नहीं है। और ना जी लोग क्या करते हैं, टॉनिक के नाम पे मार्केट में कई तरह के उत्पाद मिलते हैं। तो जी मैक्रीना क्या है, ये ना कंप्लीट फूड है। मतलब पौधे को जो कुछ भी चाहिए, मतलब जी सूक्ष्म तत्वों में जो कुछ भी चाहिए वो इसके अंदर है, पहले तो। हम्म जी दूसरा, उसको अजैविक तनाव से भी कोई समस्या होगी तो मैक्रीना से दूर हो जाएगी। इसमें ऐसे तत्व डालने हैं, जैसे मैंने पहले बताया था, किसी भी कोशिका में, कोशिका की जो दीवार होती है वो भी उसको तत्वों को रोक नहीं पाती। तो पौधा एक बार में सब न्यूट्रिएंट ले लेगा। और आप इसको किसी भी टॉनिक से कंपेयर मत कीजिए, वो एक जी अलग दुनिया है।
जी तो जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे, जो जो जमीन में आपने तत्व डाले हैं ना, क्योंकि पौधे को पोषक तत्व लेने के लिए एसिडिक एनवायरनमेंट चाहिए। ये मैक्रीना डालने से एसिडिक एनवायरनमेंट बनता है। तो एसिडिक वातावरण में सब पोषक तत्व भी वो लेगा, और जो जमीन में वो तो लेगा ही लेगा, और जो मैक्रीना के अंदर है वो सब भी लेगा। जी और मैं भी इसमें एक बात जोड़ना चाहता हूँ करण जी, जो आपने प्रश्न किया बहुत ही व्यवहारिक था, क्योंकि आज मैं देखता हूँ अधिकांश किसान टॉनिक का प्रयोग कर रहे हैं। कुछ जी विक्रेता भाई भी उनको टॉनिक उपलब्ध करा देते हैं। यूरिया का पानी भी वो टॉनिक ही होता है, लेकिन जी आपने देखा होगा इसका और पूरा मैकेनिज्म जो आज यहाँ मुझे चर्चा की गई हमारे वक्ताओं द्वारा, कि जी मुझे ये तो टॉनिक नहीं है, एक संपूर्ण पोषण है, पोषण आहार है। करण मुझे तो जी इसमें ज्यादा खुशी होगी करण भाई, कि यदि जी आप अपनी फसल में इसको इस्तेमाल कर लें और उसके बाद हमें फोन करके बताएं कि सर, ये जो मैंने टॉनिक के बारे में सुना था, ये जी एक टॉनिक नहीं है। आप इसमें देखेंगे तो इसका नाम ही मेटाबॉलिक एक्टिव कंपाउंड है। हम्म ये ऐसा कोई काम नहीं करता है जो नहीं है। और यदि आपने इसका इस्तेमाल करके देख लिया, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसके बाद में मैकरीना को ना आप टॉनिक बोलोगे, और जो भी आपकी टॉनिक के बारे में जो भी आपने अभी तक इस्तेमाल किया होगा, उससे जी आपका पूरा अनुभव एक अलग अनुभव हो जाएगा। और आप ऐसे किसान बनोगे जो ये बोल सकता है कि मैकरीना, ये मैकरीना है सिर्फ। जी जी बिल्कुल सर, वो स्टेज हमारी करेगी आ गई है फली। बिल्कुल। अभी अभी लगभग मध्य प्रदेश में मैं सभी दूर घूम रहा हूँ। सोयाबीन जी लगभग 40 से 45 दिन का है। हम्म, कपास की फसल भी लगभग 60 दिन के आसपास हो गई है। तो जी यदि अभी 60 हो गई होगी, कहीं 55 दिन की होगी, तो ये सही अवस्था है जब आप इसका इस्तेमाल करें। 10 दिन के बाद में मेरी दोबारी रिक्वेस्ट है कि दूसरी बार इस्तेमाल करें। उसके बाद जी। में आपको खेत में आप खुद देख सकते हो, जहां आपने इस्तेमाल किया है वहां आपको क्लियर कट आपको डिफरेंस दिखेगा। एक और प्रश्न साथ में सर मेरा, सर ये जी प्रश्न ये था कि जैसे मैक्रीना ले लिया अपन ने, फंगिसाइड ले लिया, इंसेक्ट मतलब इन्हें इल्ली मार ले लिया और चिपको ले लिया, ये चार जो मिक्स होते हैं, तो रिजल्ट आपका मैक्रीना का दबेगा या फंगिसाइड का दबेगा क्या, इल्ली मार का इंसेक्ट मतलब कौन सा, ये चारों आइटम मिक्स होंगे सर? अब फंगिसाइड की स्टेज भी आ गई है, और जैसे आप मैक्रीना बोल रहे हैं उसको भी डालना है अपने को, चिपको भी डलेगा, इल्ली मार भी डलेगा, ये चार प्रोडक्ट डलेंगे अभी। मुझे तो लगता है 4 तो नहीं पर 3 है। एक इंसेक्टिसाइड, एक जी फंजीसाइड और एक मैक्रीना। 3 जी उत्पाद की जरूरत है। चौथा तो कोई उत्पाद की आपको जरूरत नहीं है। तो ये चिपको आप सर, कौन सी चिपको फसल के बारे में बात कर रहे सिलिकॉन। हैं? सिलिकॉन सिलिकॉन डलता है हमारे यहाँ, मतलब इन्हें हर स्टेज पे परफेक्ट लेते हैं। तो हेलो। इसकी इफिशियंसी पे कोई असर नहीं आएगा। इसकी इफिशियंसी पूरी तरीके से होती है। सिर्फ हम्म आप सही तरीके से घोल बना लें, बस यही जी। है। बाकी आप सभी का सभी का अलग अलग बनेगा क्या? वैसे जो प्रक्रिया होती है, उसको घोल को अलग अलग बना के उसको फिर एक एक डालना चाहिए। यही FIR भी दी थी। हाँ, FIR। जी। तो नहीं जी, रिजल्ट अभी सर। पटेल जी ये भी पूछना चाह रहे हैं कि चारों पांचों चीज को इकट्ठा मिला के डाल दें तो उसमें किसका असर दबेगा। जी वो ये बिल्कुल। पूछना चाह रहे हैं। वो मतलब 4 बार ना करके वो सोच रहे हैं कि मैं क्या क्या इसमें से मिक्स करके इकट्ठा डाल सकता हूँ, या मैक्रीना के साथ कौन सी चीजें कंपैटिबल हैं जो कि बहुत मैं डाल महंगा फंगिसाइड डलेगा, सकता उसका रिजल्ट तो नहीं दबेगा, मतलब हम खर्च करना चाह रहे हैं तो मतलब उपयोग किसके हो साथ अपना। मिला के उसको डाल सकते हैं मैक्रीना को? आप फंजीसाइड का बता रहे हो या आप इंसेक्टिसाइड के साथ मिला के डालें, कौन से रिजल्ट में दबेगा नहीं? जी जी बिल्कुल। ठीक है सर। गेहूं के स्टेज पर डाल सकते हैं क्या? किस पे डालने की बात कर रहे हैं? गेहूं आगे में, इस फसल गेहूं आ रही है, गेहूं के हाँ, स्टेज डाल में सकते लाएंगे। हैं, डाल सकते हैं। जी जी बिल्कुल। ठीक है, धन्यवाद सर, ये प्रश्न था मेरा। ठीक है, जी। धन्यवाद। वैसे करण जी आप अलग अलग ही डालें इंसेक्टिसाइड फंजीसाइड को, तो कभी भी जी जी नहीं डालना है तो ज्यादा बेहतर है। जी और जो उत्पाद अगर मिक्स करके डाले जा सकते हैं तो उसको सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड परमिशन देता है, और वो मिश्रित उत्पाद ही आपको बाजार में मिलते हैं। जी जी। ठीक है वाणी जी। ठीक है। ठीक है। चलिए, और कोई प्रश्न? तो अब मैं कृषि ज्ञान प्रतियोगिता शुरू करता हूं।
इसमें मेरा पहला प्रश्न है कि आज जो आपने यहाँ प्रेजेंटेशन देखा मैक्रीना के बारे में और संपूर्ण पोषण आहार के बारे में, इसमें ये बताएंगे कि मैक्रीना को किस समय पर उसकी क्या पौधों की क्या समय अवधि होनी चाहिए तब स्प्रे होना चाहिए? कोई दो उसकी बताई गई थी आपको यहाँ पर अवस्थाएं। निमिष, रेज हैंड जिसने फर्स्ट किया हो उनको आमंत्रित कर लें। सुशील पाटीदार है। जी सर, जी सुशील जी। सुशील पाटीदार मंदसौर से बोल रहा हूँ सर। मैक्रीना का जी। उपयोग फूल आने के समय और फल बनने के समय उपयोग करना चाहिए, और फूल आने के समय और फूल आने से 15 दिन बाद, पहले स्प्रे से 15 दिन बाद। बिल्कुल ठीक सही है जवाब है प्रश्न, सुशील जी। ठीक है गौरव जी। ठीक है, सही जवाब है। बधाई हो चलिए सुशील। बिल्कुल बधाई हो सुशील पाटीदार जी को। जी सुशील सर। जी, आपको जल्दी ही नियरेस्ट नजदीकी विक्रेता या कंपनी के अधिकारी पदाधिकारियों के माध्यम से ये उत्पाद आपको डेमोन्स्ट्रेशन के लिए अपनी सोयाबीन की फसल में डालने के लिए आपको उपलब्ध होगा। आप अपना जी सर। मोबाइल नंबर बता दें तो हमारे प्रशांत जी उसको नोट कर लेंगे। 96 जी 69 95 2859। 2859। चलिए धन्यवाद। जी अब सर, अभी रेज, यूपीएल की एक और वेबिनार हुई थी सेंचुरियन की, खरपतवार नाशक की। जी हाँ जी। उसमें भी मैंने प्राइज जीता था, जिसका डेमो मुझे मिल चुका है, लेकिन अभी लगातार बारिश होने के कारण मैं उसका उपयोग नहीं कर पाया हूँ। अच्छा अच्छा अभी अच्छा। एक आध दिन में उसका रिजल्ट लेने के लिए मैं अपने खेतों में प्रयोग करूंगा। तो आपने मंदसौर जिले के जो भी पदाधिकारी हैं यूपीएल के, उनसे आपकी दोस्ती हो ही गई होगी। जी जी जी, हो गई सर। चलिए बहुत बढ़िया। तो जी सुशील जी, अभी आपकी सोयाबीन की फसल किस अवस्था में है? जी सर, फ्लावरिंग स्टेज में चली गई है, 35 डेज की हो गई है। अच्छा अच्छा, तो लगातार बारिश होने की वजह से आप वो खरपतवार नाशक डाल नहीं पाए हैं। नहीं सर, दूसरे खेतों में डाल लिया है, लेकिन एक खेत में जो उसका ट्रायल भी लेना है, तो मजदूर आ रहे थे, बरसात के कारण मजदूर रुक गए हैं, तो उस कारण से अच्छा, उसमें खरपतवार का ट्रायल भी हो जाएगा, दोनों काम हो जाएगा। चलिए बाकी बढ़िया। निदाई का काम निपट चुका है सर। हाँ जी जी जी, चलिए बहुत बढ़िया। आप रेज हैंड डाउन कर दें ताकि हम अगला प्रश्न कर सकें। आज जो आपको यहाँ पर मैक्रीना के बारे में डिटेल बताए गए हैं, मैक टेक्नोलॉजी से है, तो मैं जानना चाहता हूं कि इसका डोज क्या होना चाहिए प्रति एकड़? जिसने पहले रेज हैंड किया हो रमेश जी, उनको आमंत्रित कर लें। विनोद चौहान है। जी विनोद जी, खरगोन से हैं हमारे विनोद चौहान जी। जी विनोद जी, आप अपना जवाब दें। विनोद जी शायद सुन नहीं पा रहे हैं हमारी बात। दीपक दीपक नहीं, जानवी। जी जी सर, आ गई, आवाज आ रही है। अच्छा, मैं आ गई, सही समय पर जी आ गई आवाज। जी जी, ये मैक्रीना का डोज है 250 ml प्रति एकड़। ठीक है प्रशांत जी, विवेक जी, गौरव जी। ठीक है जी, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलिए जी, बिल्कुल फ्लावरिंग ठीक स्टेज, जवाब दिया। जी फ्लावरिंग स्टेज के समय और उसके 15 दिन बाद फिर से डबल। आपने विनोद जी कभी यूज जी किया है इसे मैक्रीना को? नहीं, नहीं, अब मैं पहली बार करूंगा सर, अभी एक दो दिन चलिए, में करने ही वाला हूँ। चलिए हमें भी इसके आप फोटोग्राफ भेजिएगा बिल्कुल जब आप भेजूंगा। इसको यूज करें, और उसमें क्या अंतर आपको महसूस हुआ जी उसके जी जी फसल के फोटो भी भेजिएगा जी मोबाइल जी पे। जी 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 जी। विनोद जी, आपका भी नंबर बता दीजिए। 98265 जी 49120। 120। हाँ, विनोद चौहान नाइन, जी खरगोन से। जी जी, एक बार फिर से बोल दूं सर क्या? 98265। 9826549120। जी हाँ, जी हाँ सर। ठीक है साहब। सर, इसके पहले भी मैंने सेंचुरियन के लिए इनाम लिया था,
पर वो अभी तक मिला नहीं है सर। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए ये भी हम जी लिखवा लेते हैं, प्रशांत जी जरूर जी ताकीद कर देंगे, क्योंकि मंदसौर में तो मिल गया है पर जी 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 विनोद जी को नहीं मिला है। जी हाँ। तो प्रशांत जी, कोई और प्रश्न आप करना चाहेंगे आज के इस प्रेजेंटेशन से संबंधित? मैं तो सिर्फ किसानों से ये बोल सकता हूँ कि इसका इस्तेमाल करो, और आपके सुझाव हमें बहुत अच्छे होंगे। जब आप ये कॉल, यदि जिन किसानों ने इस्तेमाल किया है उनके साथ हम डबल करना चाहेंगे, ताकि वो जो हमने आज सब बातें बताई है, वो किसान जब खेत में अनुभव करेगा, उसकी फसल के ऊपर अनुभव करेगा, तो जरूर हमें जो किसानों के चेहरों पे मुस्कान और खुशी दिखेगी, उससे हमें बहुत ज्यादा होगा। क्योंकि हमारा जो प्रथम उद्देश्य है वो यही है कि किसानों को हम किस प्रकार से मदद करें ताकि उनका उत्पादन बढ़े और उनका खर्चा। जी, बहुत 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 धन्यवाद विनोद जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो साथियों, अब मैं इजाजत लेता हूँ, धन्यवाद। और आपको बता दूं, निमिष जी बता दें कब आपका एक और वेबिनार है यूपीएल के साथ? तो यूपीएल के साथ अगला वेबिनार जो है वो 7 तारीख को है 4 बजे, जो कि हम सेंचुरियन के ऊपर करेंगे। तो जी ठीक है। सचिन, धन्यवाद आपका कि आपने बहुत जी अच्छा जी, किसानों के लिए प्रोग्राम आयोजित किया। और मैं बिल्कुल। सभी किसानों को बोलता हूँ, कृषक जगत ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमेशा किसानों को किस तरीके से फायदा हो इस पे काम करता है। ये पहला प्लेटफॉर्म मैंने देखा है जहाँ पे किसानों को किस प्रकार से फायदा हो, उनकी फसल के लिए क्या जरूरी है क्या नहीं है, इसके लिए काम करने वाला ये प्लेटफॉर्म है। तो मैं एक बार वापस कृषि जगत का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने किसान के लिए एक ऐसे संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजित किया जिससे सिर्फ और सिर्फ किसानों को जानकारी दी गई और जिससे किसानों को पूर्णतः फायदा होगा, यही है। इसलिए मैं एक बार वापस धन्यवाद सचिन। बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत जी। और गौरव जी, आप भी कुछ कहना चाहते हैं समाप्त में? नहीं सचिन जी, बहुत बहुत धन्यवाद, किसान भाइयों का भी धन्यवाद। तो अच्छा प्लेटफॉर्म दिया आपने किसानों से बातचीत करने का, धन्यवाद। धन्यवाद। साथियों, मैं आपको बता दूं कि अभी हाल ही में हमारा एक पौध संरक्षण विशेषांक प्रकाशित हुआ है, उसमें भी मैक्रीना प्रोडक्ट की भी जानकारी है। तो चूंकि आप लोग सभी कृषक जगत से काफी वर्षों से जुड़े होंगे, तो निश्चित रूप से आप तक वो पहुंच ही गया होगा, और नहीं पहुंचा होगा तो कुछ ही दिन में आपके पास पहुंच जाएगा। तो मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं, खास तौर से गौरव जी का और हमारे वाणी जी का, जो काफी व्यस्त समय में से उन्होंने समय निकाला और आज हमारे साथ यहाँ पर जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।